हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो हमारी जो T10 सीरीज है हमारे एग्जाम के लिए वो चल रही है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से इसमें टॉपिक अपने कवर करते हुए चल रहे हैं। साथ ही कोई भी क्वेरी, कोई डाउट आपका रेज हो रहा है तो डेफिनेटली उसको भी पूछ रहे हैं। ओके, तो जीएसटी के सफर में आज हम पहुंच गए हैं आपके टॉपिक रजिस्ट्रेशन पर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, चाहे वो भले एमसीक्यू हो, चाहे वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो। डेफिनेटली चांसेस है कि इससे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या दायरा हमें डेफिनेटली मालूम होना चाहिए, आइए उसको टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन चैप्टर में रजिस्ट्रेशन ये वर्ड क्या रहा है कि आपके पास डेफिनेटली अपने बिजनेस को करने का, अपने प्रोफेशन को करने का, जो भी कुछ कहिए, एक कोई प्रूफ है, एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि हाँ आपको इस चीज का जो अधिकार है वो दिया जाता है। भाई गाड़ी चलानी है तो लाइसेंस चाहिए, तो वो एक क्या है, आपका ड्राइविंग रजिस्ट्रेशन है। सिमिलरली जो व्हीकल होता है जिसको आप चला रहे हैं वो आपका है, उसको आपने प्रॉपरली खरीदा है, नहीं खरीदा है, उसके लिए भी उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी जो है वो बनती है। ठीक उसी तरीके से हम इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस कर रहे हैं जीएसटी के बारे में कि भाई पहले वाले टॉपिक से हमने पढ़ना शुरू करा कि भाई कुछ सामान बेचते हैं, खरीदते हैं, जीएसटी के दायरे में आता है, जीएसटी लगता है, सरकार तक पहुंचता है, इंटर स्टेट, इंट्रास्टेट, ये तमाम चीजें हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। ओके, अब यहां पर हमारे सामने जो मेन मुद्दा आ रहा है वो ये कि भाई ये जो जीएसटी है वो कलेक्ट कौन करेगा, वो कलेक्ट कौन करेगा। अगर हम एक पर्टिकुलर शॉप पर शॉपिंग करने गए, हमारा बिल आया और सामने वाले ने बोला कि जी इस पे जीएसटी लगेगा, तो प्राइस के साथ साथ आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो उस दुकानदार का क्या ये सच में अधिकार है कि वो जीएसटी कलेक्ट कर सकता है? क्या वो जीएसटी कलेक्ट करने के ऑब्लिगेशंस में आता है या नहीं आता है? अगर आता है तो उसकी क्या क्या मतलब धारणाएं हैं, क्या क्या उसका बेस है, और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये हम तमाम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन एक स्पेसिफिक लिमिट को क्रॉस करता है, आई रिपीट, अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन एक पर्टिकुलर लिमिट ऑफ सेल, नहीं सर सेल मत बोलिए सर, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन एक स्पेसिफिक लिमिट ऑफ सप्लाई को क्रॉस करता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन जीएसटी में करवाना कंपलसरी हो जाता है। छोटे मोटे सब्जी वाले भैया, छोटी मोटी दिहाड़ियां हैं इनकी, ये क्या जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के पचड़े में पड़ेंगे, तो इनके लिए जीएसटी लागू नहीं है। लेकिन एक अच्छी खासी दुकान वाला है, बढ़िया अच्छी खासी सेल वो करता है, तो ऑब्वियसली वो जीएसटी के दायरे में आएगा। तो इस चैप्टर में दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमें बेसिकली 3 सेक्शंस जो है उस पर फोकस रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। 23, 24, 22, 23, 24 और 25। सर ये तो 4 हो गए। हाँ 4 हो गए, 23 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है, इसमें बेसिकली रजिस्ट्रेशन की क्या क्या जरूरतें हैं, वो जो लिमिट मैंने बोली ना, वो सेक्शन 22 में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। ओके, 23 में किन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ओके, मैंने आपको बताया 22 में कि जैसे अभी थोड़ा सा डिस्कस करा हमने कि एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ सप्लाई को अगर क्रॉस करा जाएगा तो सीधी सी बात है उस कंडीशन में हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन जो 24 है इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे है, इसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा, करवाना ही करवाना पड़ेगा, चाहे आप लिमिट से ज्यादा हो या लिमिट से कम हो। वो एक लिस्ट है, बस लिस्ट हमें याद करनी है। और 24 बेसिकली प्रोसेस को लेकर है, प्रोसीजर को लेकर है। प्रोसीजर मतलब रूल में होता है, बट द थिंग इज के ठीक है भाई हमने लिमिट क्रॉस कर ली, हमें रजिस्ट्रेशन करवाना, तो कैसे करवाएं, उसकी क्या प्रक्रिया है, वो 25 में हम पढ़ेंगे। फिर छोटे छोटे सेक्शंस और हैं, सिंपल, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डेफिनेटली फिर भी हम उनको डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट हमें यह पता होना चाहिए, देखो जो हमारे एमटीपी का पैटर्न आया है ना, उसके हिसाब से अगर हम अपनी तैयारी करें, मैं स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा, स्टैंडर्ड हमें एमटीपी से काफी ज्यादा हाई रखना पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली अगर हम देखें तो उसमें जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो डिटेल ना सही पर सेक्शन की छोटी छोटी इंटरप्रिटेशन आपसे जरूर पूछी जा सकती है। उस हिसाब से हम अपने इस लेक्चर में टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, तो आइए चलो शुरू करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन, यस ऑब्वियसली जैसा कि बोल रहा है कि जो जीएसटी है वो पैन के बेस पर बनता है, जिस भी स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में हम अपना बिजनेस करते हैं।
एक स्पेसिफिक नंबर होता है। 10 अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल आपका ये दे रखा है यहाँ पे, इसमें जो नंबर है कैसे होता है, पहले स्टेट कोड आता है, फिर पैन नंबर आता है, फिर किस क्या काम है आपका उसके हिसाब से आपका 2 डिजिट का नंबर और होता है प्रोफाइल के हिसाब से, और चेकसम नंबर होता है। खैर बहरहाल ये हमसे पूछने नहीं वाला कि किस तरीके से आपका जीएसटी नंबर बनता है। हम मुद्दे पर आते हैं। हमारा मुद्दा है पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, अगर किसी, ठीक है, अगर किसी सप्लायर की एग्रीगेट टर्नओवर, अरे भैया तो तार क्यों आ रही है बीच में, हाँ जी, अगर किसी सप्लायर की एग्रीगेट टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड कर जाती है थ्रेश होल्ड लिमिट। ये क्या है, सेल का लेवल। सिंपल शब्दों में समझने के लिए, सेल का लेवल क्रॉस कर जाती है तो उस कंडीशन में सीधी सी बात है आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एक लेवल है जो हम पढ़ेंगे। हाउएवर वेयर सच पर्सन मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, इसको अवॉइड करो, ओके, इसको अवॉइड करो। चलो मैं अब आपको लिमिट बताता हूं। कुल मिलाकर अभी तक हमने ये बात समझी कि अगर एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेल एक्सीड होता है, सप्लाई एक्सीड होता है सर, एग्रीगेट सप्लाई, तो हमें बेसिकली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो सर वो लिमिट क्या है, उस जिसे हम थ्रेशोल्ड लिमिट का नाम दे रहे हैं, तो वो क्या है? तो ध्यान दीजिए, इसके लिए आप या तो ऐसे बना लो, चलो ऐसे ही बना लेते हैं। स्टेट्स को, कैटेगरीज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, और इसमें याद रखिएगा MMNT, ये 4 स्टेट आती है। MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और हमारा त्रिपुरा। ठीक है, याद रखिएगा ये हमारे जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है हमारे इंडिया का, उसकी 4 स्टेट है। मेघालय, इट इज ऑल्सो फ्रॉम M, लेकिन उसको यहां पर मत कनेक्ट कीजिएगा, मेघालय यहां पर नहीं है। यहां पे जो बेसिकली आपका एक्सट्रीम ईस्टर्न बॉर्डर वाली जो हमारी क्या नाम है स्टेट है ना, वो है सारी की सारी ये। ठीक है, मेघालय बांग्लादेश की तरफ पड़ जाता है अगर आपको ज्योग्राफी पता हो। ठीक है ना सर, पिछली क्लास में ज्योग्राफी आपकी बहुत बेकार थी। ठीक है, आज लग रहा कुछ पढ़ के आए हैं आप, है ना। तो MMNT, ठीक है, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और हमारा नागालैंड। ठीक है, ये वाला जोन इसमें आएगा। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो बाकी सारी की सारी अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इस वाले में MMNT में गुड्स एंड सर्विसेज की सीधी सीधी थ्रेश होल्ड लिमिट 10 लाख रुपए है। सीधी थ्रेश होल्ड लिमिट 10 लाख रुपए है। चाहे आप गुड्स की सप्लाई करो, चाहे आप सर्विसेज की सप्लाई करो, चाहे आप दोनों की करो। ओके, तो सीधी सी बात यहां पर क्या निकल कर आती है, आपकी लिमिट कितनी है? 10 लाख रुपए। अगर 10 लाख रुपए से आपकी सेल ज्यादा होगी, एग्रीगेट सप्लाई, सेल जब भी बोलूंगा सप्लाई समझ जाइएगा, अभी हम इसको थोड़ा मान के चलेंगे, तो उस कंडीशन में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सर मान लीजिए मिस्टर रामा है कोई, और वो मान लीजिए मणिपुर रहते हैं, उनका एक ट्रेडिंग का बिजनेस है शूज का, और उनकी मान लीजिए हाउस क्लीनिंग सर्विसेज भी हैं। ठीक है ना, हाउस क्लीनिंग होता है कि मतलब कुछ भी, जैसे अर्बन क्लैप वगैरह पे हम देखते हैं, कोई भी बिजनेस है भाई, प्रॉपरली अच्छी तरीके से पेस्टिसाइड वगैरह का स्प्रे करवा के वो सर्विसेज देते हैं, तो ये भी है। शूज का बिजनेस इनका 6 लाख रुपए का टर्नओवर करता है, और आपका हाउसिंग वाला जो है वो 7 लाख का करता है। सर मिस्टर रामा का शू का बिजनेस 10 लाख रुपए से कम है, हाउस क्लीनिंग का भी 10 लाख रुपए से कम है, क्या इनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? ध्यान दीजिए, ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी हम डिस्कस कर रहे हैं, इधर भी अभी करेंगे, ये बिजनेस सेंट्रिक नहीं है, ये होती है पैन सेंट्रिक। पैन नंबर तो सिम आ गया, परमानेंट अकाउंट नंबर। एक सिंगल पैन की जो आइडेंटिटी है, उससे आप चाहे 50 तरह के बिजनेस करो, हर एक बिजनेस की इंडिविजुअल लिमिट काउंट नहीं होगी, आपके सारे के सारे ओवरऑल जोड़े जाएंगे, सबको जोड़ा जाएगा। तो इसीलिए भले ही इंडिविजुअल बिजनेस की सेल 10 लाख रुपए से कम है,
बट दोनों को अगर आप जोड़ रहे हो 13 लाख, सर ये 10 लाख को एक्सीड कर रहा है, तो मिस्टर रामा को यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ओके, ये सिंपल सी बात हम याद रखेंगे, बराबर। तो ये तो हो गई इन 4 स्टेट की कहानी। अब अगर मैं अदर स्टेट के ऊपर जाऊं तो उस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, ध्यान दीजिए फटाफट से। इसमें मैं 3 कैटेगरी बना रहा हूं, ठीक है। अगर आप गुड्स, अगर आप सिर्फ गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप सिर्फ गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, अरे सर ये क्या हुआ, गुड्स गुड्स, हाँ देखो समझो पता चलेगा। और अगर आप सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी, गुड्स गुड्स और सर्विसेज। सर 2 गुड्स क्यों, ध्यान दीजिए 20 लाख की लिमिट है और 40 लाख की लिमिट है। अगर आप मतलब कोई भी स्पेसिफिक सप्लायर सिर्फ गुड्स में डील करता है, सिर्फ गुड्स में डील करता है, और उसका बिजनेस कहां कहां पर है, ध्यान दीजिएगा। उसका बिजनेस अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश पूरा लिखिएगा, सिक्किम, सॉरी सिक्किम की स्पेलिंग गलत हो गई, सिक्किम, पुदुचेरी, ठीक है, मैं इसके साथ यहां पे लिख रहा हूं यूके, यूके से जानते हैं ना, उत्तराखंड, ठीक है, वहां नहीं पहुंचना में। इसके अलावा तेलंगाना, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पुदुचेरी, यूके और हमारा तेलंगाना, और एक रह गया हमारा मेघालय। ओके, मेघा लिख रहा हूं, ठीक है, पूरा लिखिएगा, स्पेस थोड़ी कम रह गई यहां पे। ओके, तो यहां पर याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पुदुचेरी, उत्तराखंड, तेलंगाना और मेघालय पूरे हो गए। हाँ जी सर पूरे हो गए 6 के 6। अगर आप इन पर्टिकुलर स्टेट में, अगर आप इन पर्टिकुलर स्टेट में सिर्फ गुड्स के बिजनेस करते हैं, सर्विसेज का बिजनेस नहीं करते हैं, बराबर, सर्विसेज का बिजनेस नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में, उस प्रस्ताव में दोस्तों आपकी लिमिट 20 लाख है और अदर स्टेट में 40 लाख रुपए है। ठीक है, ये थोड़ी छोटी स्टेट है, छोटी स्टेट है तो बिजनेस कम होता है, बिजनेस कम होता है तो इनकी लिमिट जो है कम रखी गई है। एंड सिमिलरली जब हम सर्विसेज की बात करते हैं, यहां पर ओनली गुड्स, लेकिन अगर सर्विसेज भी आप साथ में कर रहे हो या इंडिविजुअल सर्विस कर रहे हो तो इनकी दोस्तों 20 लाख रुपए की लिमिट रहेगी, 20 लाख रुपए की लिमिट रहेगी, बराबर जी। इसमें हालांकि एक अभी बहुत अच्छा पॉइंट अभी आगे आएगा जब हम सेक्शन 24 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना समझ के चलते हैं। समझ आ गया जी, क्लियर, डन। अब एक चीज इसमें समझिए, मान लीजिए आपका एक बिजनेस चलता है तेलंगाना में, ओके जी, तेलंगाना में, और आपका एक बिजनेस चलता है मध्य प्रदेश में। एक दुकान आपकी कहां पर है, तेलंगाना में है, एक कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। तेलंगाना में आप बिजनेस करते हैं गुड्स का और एमपी में भी आप बिजनेस करते हैं गुड्स का, ठीक है। ये तेलंगाना में आपका मान लीजिए हैदराबाद में दुकान है तो हैदराबाद के आसपास सामान बेच रहे हैं, यहां पे एमपी में इंदौर में है तो इंदौर में आसपास अपना सामान बेच रहे हैं। ओके डन, समझ आ गई बात। सर लिमिट क्या होगी, लिमिट क्या होगी? आपने बोला बिजनेस इंडिविजुअल एंटिटी पर तो नहीं रहेगा, आपका बिजनेस है तो यहां पर भी सेम पैन नंबर होगा, यहां पर भी सेम पैन नंबर होगा, तो लिमिट क्या होगी? तो ध्यान दीजिए, तेलंगाना की लिमिट कितनी है 20 लाख, इसकी कितनी है 40 लाख, तो जो लोअर नंबर होगा ना वो लिमिट मानी जाएगी, ठीक है, जो लोअर नंबर होगा वो आपकी लिमिट मानी जाएगी। ओके जी, डन, दैट्स इट। तो ये लिमिट हमें याद रखनी है, एग्जाम में अगर आए तो ये एमएमएनटी के लिए गुड्स एंड सर्विसेज 10 है और फिर 20-40-20 का ये रेशो आपको याद रखना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे दोस्तों अगर हम चले तो हाँ, अब सवाल उठता है कि सर आपने एग्रीगेट टर्नओवर तो बोल दिया, सेल तो बोल दिया, लेकिन सेल में हमें क्या क्या जोड़ना है, क्या क्या नहीं जोड़ना है, जरा उसकी बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हैं, क्वेश्चन आ सकता है अलग अलग तरह से, किसी पर्टिकुलर पर्सन की, पर्टिकुलर सप्लायर की सेल दे दी जाएगी कि फलाना फलाना आदमी ने इतनी सप्लाई करी, इतनी सेल करी, इस पर्टिकुलर स्टेट में इतनी करी, तो जरा बताओ इनकी टोटल टर्नओवर कितनी है और इनको एग्रीगेट इनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा।
तो क्या क्या चीजों को जोड़कर आपकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है बनती है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, एक तरह से सब कुछ जोड़ दो, सब कुछ जोड़ दो। आप अगर कोई टैक्सेबल गुड बेचते हो, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो टैक्सेबल कैटेगरीज में जीएसटी में आता है, इसको बेचने पर टैक्स लग सकता है, वो सारा जोड़ा जाएगा। इसके अलावा हर तरह की एग्जेम्प्टेड सप्लाईज भी जोड़े जाएंगी। एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के अंदर याद रखिएगा आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आती है, तो वो भी जोड़ी जाएंगी। मतलब अगर आप मान लीजिए बेच रहे थे जूते और आप बेच रहे हो पेट्रोल भी, तो पेट्रोल भले जीएसटी में नहीं आता, लेकिन वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, उसको भी जोड़ा जाएगा, उसका भी हिसाब किताब रखा जाएगा। ठीक है, वो जीएसटी में आएगा नहीं, बट स्टिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर जोड़ना पड़ेगा बाबू। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कुछ एक्सपोर्ट वगैरह करते हो, वो भी आएगा। इसके अलावा इंटर स्टेट सेम पैन ट्रांसफर, बिल्कुल शॉर्ट में सिंपल शब्दों में लिखवा रहा हूं। जैसे ये मैंने बिजनेस लिया था ना अभी, ये तेलंगाना एमपी में आपका बिजनेस है, अलग अलग स्टेट में है, दोनों आपके ही हैं, लेकिन कुछ सामान आपने तेलंगाना से उठाकर एमपी की भिजवा दिया अपने ही जगह, अपने ही बिजनेस में, स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज डिफरेंट सेल। लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था। ओके तो इसको भी जोड़ा जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये कि भाई आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, पूरा लिख लेते हैं, इनवर्ड सप्लाईज ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये भी जोड़ी जाएंगी, ये भी जोड़ी जाएंगी। इनवर्ड सप्लाई ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो ऑब्वियस है यहां पर जो सबसे पहली चीज नहीं जोड़ी जाएगी, दैट इज आउटवर्ड सप्लाई ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आइए इन दोनों को समझ लेते हैं। देखिए, पहले भी हालांकि इस पॉइंट को हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, नॉर्मल सिनेरियो के हिसाब से क्या होता है कि ए मान लीजिए बायर है और बी जो है वो सेलर है। ठीक है, ये यहां पर इनको गुड्स दे देगा, ये कर देंगे पे प्राइस प्लस जीएसटी, और जो बी है वो जीएसटी सरकार तक पहुंचा देगा, गवर्नमेंट तक पहुंचा देगा। इट इज नॉर्मल प्रोसेस, इट इज नॉर्मल प्रोसेस। और जब हम बी की सेल्स निकालेंगे तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, इट्स काइंड ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, उसकी टोटल सप्लाई में उसको जोड़ा जाएगा। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर उल्टा होता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ये सेलर है, ये सेलर है, ये गुड्स यहां बेचेगा, आउटवर्ड सप्लाई करेगा, ये इसको पे करेगा प्राइस, और इस भाई साहब को खुद जीएसटी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बराबर है कि नहीं? हाँ जी सर। तो ऐसी सिचुएशन में जो ये जीएसटी है किसने पे करा, या जीएसटी पे करने के लायबल कौन है? सर ए है। तो जिसकी इनवर्ड सप्लाई होती है ना, उसकी एग्रीगेट टर्नओवर में इसको जोड़ा जाएगा। और जो टैक्स देने से फ्री है कि भाई उसकी सप्लाईज पर, उसकी आउटवर्ड सप्लाई पर कोई और ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है, तो मुझे पे करने की जरूरत थोड़ी ना है, तो इसको नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा दैट्स इट। अब तो सिंपल है, सारे के सारे ये चीजें जुड़ेंगे, ये चीजें घटेंगी। लेकिन याद रखिएगा, जब हम कोई भी टर्नओवर निकालते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का आपका सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूनियन टेरिटरी जीएसटी टैक्स, जीएसटी मतलब, और इंटीग्रेटेड, मतलब जो टैक्स आपके जीएसटी के अंदर होते हैं ना, उसको हटाया करो। दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। टैक्स को हटाकर एग्रीगेट टर्नओवर निकालनी पड़ती है। बराबर। तो दोस्तों ये एक सिनेरियो जो हमने एग्रीगेट टर्नओवर का समझा। अब इसमें एक बार चाहे तो पॉज करके एक बार देख लो सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, और उसमें क्वेरी कोई डाउट है तो मेंशन कर देना। बराबर। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, वो हमेशा हमें याद रखने पड़ते हैं। वो क्या है, ध्यान दीजिए। द सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क बाय अ रजिस्टर्ड जॉब वर्कर shall be treated as the supply of good of the principal. The value of such goods shall not be included in the aggregate turnover of the registered
जॉब वर्कर। इसका हालांकि जॉब वर्कर के क्वेश्चन ना मैंने आपके एग्जाम में नॉर्मली आते नहीं देखे, बट समझ लेते हैं। एक भाई साहब ज्वेलर है, ज्वेलर के केस में ये ऑब्वियसली सबसे ज्यादा एग्जांपल यूज होता है। ये ज्वेलर है, इनका ज्वेलरी का बिजनेस है और इनके ना कुछ जॉब वर्कर हैं, जॉब वर्कर जानते हैं ना। इन्होंने ऑर्डर लिया कि जी एक नेकलेस बना दीजिएगा हमारा। ज्वेलर ने क्या बोला, अपना गोल्ड, अपना सारा का सारा सामान जो है ना जिससे वो नेकलेस बनेगा, वो जॉब वर्कर को दे दिया। ओके, जॉब वर्कर ने वो नेकलेस बना दिया। ओके, और ज्वेलर ने बोला कि भाई साहब ये मिस्टर बी से ऑर्डर आया था, आप बनाकर ना सीधा यहीं भेज दीजिएगा। ओके, तो ये जो सप्लाई हुई है ना, ये ज्वेलर के एग्रीगेट टर्नओवर में जुड़ेगी, ना कि जॉब वर्कर के अकाउंट में, जॉब वर्कर की लिस्ट में, जॉब वर्कर की एग्रीगेट सप्लाई में। किस में जुड़ेगी आपकी? जॉब वर्कर के में जुड़ेगी। इतना याद रहेगा? हाँ, समझ आ गया। हाँ, मान लीजिए ऐसा होता, अच्छा दूसरा, भले ही जॉब वर्कर एक रजिस्टर्ड पर्सन हो जीएसटी के अंदर, भले ही वो एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, लेकिन स्टिल दैट वैल्यू विल, जो सप्लाई है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द ज्वेलर। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए अगर ऐसा होता कि ज्वेलर ने बोला कि भाई साहब ऑर्डर आया है एक नेकलेस का, बना दो। जॉब वर्कर ने बोला कहां से बना दूं भाई, कहां से बना दूं? सब अपने आप बना दो। सोना आपके पास पड़ा होगा, ज्वेलरी का कुछ जो भी उसके क्या कहते हैं उसको, सांचे वगैरह होते हैं, वो आपके पास पड़े होंगे, नेकलेस के डिजाइन बना दो। तो सामान सारा का सारा जॉब वर्कर ने लगाया अपनी जेब से, और फिर भले ही उसको डायरेक्टली भेज दिया। ओके, तो उस सिचुएशन में पता है क्या होगा? जो नेट सेलिंग प्राइस है वो ज्वेलर की एग्रीगेट सप्लाई होगी, जितने में डील हुई थी। लेकिन भले ही जॉब वर्कर ने डायरेक्टली बी के घर बेचा हो, कुछ सर्विस चार्जेस तो लिए होंगे ना जॉब वर्कर ने ज्वेलर से, भाई मेरा इतना गोल्ड लगा, मेरा इतना साचा लगा, मेरी इतनी स्किल लगी, उसका जो अमाउंट जॉब वर्कर लेगा वो जॉब वर्कर की एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगा। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है, सामान भाई पकड़ा रहा है और सीधा भिजवा रहा है ज्वेलर की एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन अगर ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, फोन पे बोल दे ज्वेलर साहब बना दो जी, सारा सामान अपना लगा दो, तो उस केस में वो जॉब वर्कर की सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग हमें याद रखनी है। ओके, एग्जेम्प्टेड सप्लाई में जैसे मैंने बताया निल रेटेड होती हैं, एग्जेम्प्टेड होती हैं, वो सब इसके अंदर आती है, इसे हमें याद रखना है। नॉन टैक्सेबल जो है वो भी इसी के अंदर आती है। ठीक है, पेट्रोल वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। ओके जी, इसके अलावा हाँ, ये पॉइंट याद रखिएगा, मैंने आपको गुड्स के, सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में अदर स्टेट में 40 लाख रुपए की लिमिट बताई है ना। वो 6 स्टेट जो है हमारी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यूके, मेघालय, तेलंगाना और पुदुचेरी, इसमें 20 लाख रुपए बताई, बाकी में 40 लाख रुपए बताई, नॉट बचाई। ठीक है, 40 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन की लिमिट बताई। लेकिन अदर स्टेट में, मतलब जहां पर 40,000 की लिमिट है, 40 लाख की लिमिट है जिन अदर स्टेट में, अगर वहां पर बिजनेस हो रहा है आइसक्रीम का, एडिबल आइस का, पान मसाला का, टोबैको का, फ्लाइश ब्रिक का, ये हमने कॉम्पोजिशन स्कीम में भी पढ़े, ब्रिक्स एंड फॉसिल का, बिल्डिंग ब्रिक्स का, ये सब याद रखिएगा। तो इनकी लिमिट वही है 20 लाख, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 10 लाख रुपए। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक बिजनेस है, इसमें वो 40 लाख का बेनिफिट, ज्यादा टर्नओवर वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। बराबर, तो ये पॉइंट हमें याद रखेंगे। दोबारा से वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा ओवरव्यू कर लेंगे, डाउट को मेंशन करेंगे, बहुत जरूरी है। सेक्शन 22 समझ आ गया तो आगे काफी हद तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मोस्टली अब थोड़ी बच जाएगी खाली। ओके, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, किन किन को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। अगर सरकार अपनी कोई भी नोटिफिकेशन निकाल देती है कि ये भाई लोग एग्जेम्प्टेड हैं, तो उनको नहीं बनवाना। जैसे एग्रीकल्चरिस्ट को मना करा हुआ है, खेती किसान भाई को मना करा हुआ है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, तो उसको नहीं बनवाना। हाँ, बट यस, जहां तक वो कल्टीवेशन करता है, एक किसान भाई जो है अपने खेतों से अनाज निकाल दिया, उसने गेहूं का प्रोडक्शन करा,
तो गेहूं प्रोड्यूस हो गया, सीधी सी बात है। अब गेहूं को उसके घर आ गया, अब गेहूं को पीस कर पैकिंग करके या उसके मिलेट्स बना के वो आगे फर्दर सप्लाई कर रहा है, बेच रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो वो फिर अलग एक कैटेगरी में आ जाएगा। फिर फार्मर जो अकेला भाई था ना, वो दो कैटेगरी में आ गया, एक फार्मर हो गया और एक बिजनेसमैन हो गया। तो जब तक उसने वो गेहूं निकाले, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ क्या नाम है, टैक्सेबल सर्विसेज, और यू कैन से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर वो नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद जब वो बिजनेस कर रहा है, उस कंडीशन में फिर टर्नओवर देखी जाएगी। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। आपकी सर्विसेज पर अगर कोई और रिवर्स चार्ज के तहत टैक्स पे कर रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। जॉब वर्कर जैसे अभी हमने डिस्कस करा, वही सारे पॉइंट वही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा हाँ, ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट था जो मैं बताना चाह रहा था आपको। ये इनडायरेक्टली वैसे 24 में भी कनेक्ट होता है। पर्सन अफेक्टिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। ठीक है, इन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना अगर इनकी सप्लाई 20 लाख रुपए तक है, बराबर। ठीक है, यह पॉइंट ध्यान में रखो। और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में क्या बोला है कि अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज करते हो तो सीधी सी बात है, आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरीली करवाना पड़ेगा, चाहे 1 रुपए की भी हो। सर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपने इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज बोला दूसरे स्टेट में जाके, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और यहां पर आप कह रहे हो कि ये वो बंदा है जिसको इंटरस्टेट सप्लाई करे और रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। मसला क्या है, समझ नहीं आ रहा। आओ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट को, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सिंपल सी चीज, मैंने आपको लिमिट, भांति भांति प्रकार की लिमिट बताई। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में मैंने बोला गुड्स एंड सर्विसेज की 10 लाख की लिमिट है, बराबर है ना। गुड्स के केस में वो 6 स्टेट्स हैं, उसमें सर 20 लाख की लिमिट बताई। अदर में आपने 40 लाख की लिमिट बताई, बराबर। और अगर कोई सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज दोनों करता है तो उस कंडीशन में आपका सर्विसेज लिख लो या गुड्स के साथ गुड भी आ गए तो 20 लाख की लिमिट है। क्लियर, समझ आ गया। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, सरकार ने सेक्शन 24 में एक इंटरेस्टिंग चीज ऐड करी और बोला, अगर कोई इंटर स्टेट सप्लाई करे तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है, मतलब आपकी सारी की सारी थ्रेशहोल्ड लिमिट धरी की धरी रह गई। आपका बिजनेस था मिजोरम में, आप लकड़ी का बिजनेस करते हो मिजोरम में, आपकी दुकान विद इन द स्टेट ही लकड़ियां बेचती है। ओके, आपकी लिमिट 10 लाख है। 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए की आप लकड़ी बेचते हो पूरे साल भर में, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं बनवाना। लेकिन गलती से भी अगर आपने 1000 रुपए की लकड़ी मिजोरम की बजाय मणिपुर में बेच दी, अपनी स्टेट में बैठे बैठे या दूसरी स्टेट में बेच दी, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई कर दी, तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आप बैठे उत्तर प्रदेश में अपने जूते की दुकान खोलकर, ओके, आप बैठे उत्तर प्रदेश में जूते की दुकान खोलकर बेच रहे हो अपने वगैरह, सीधी सी बात है ना। 40 लाख की लिमिट है, गरीब आदमी, सिंपल सा छोटी सी दुकान, खोमचा आपका जूते बेचने का, साल भर में 7-8 लाख रुपए की सेल, भगवान ना करे, खैर ऐसा सबकी अच्छी हो, मैंने एग्जांपल लिया। ओके, लेकिन आपने मान लीजिए एक डील दिल्ली में कर दी, हो गई इंटरस्टेट सप्लाई, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज याद रखिए, ये जो लिमिट है ना सारी की सारी वो धरी रह जाती है, बिल्कुल धरी रह जाती है। अगर आपने इंटरस्टेट सप्लाई करी तो डेफिनेटली आपको कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, बराबर। अब ये पहले क्या था, सबसे पहले इनिशियली क्या था कि चलो करो, ये लिमिट बना के रखो। फिर रजिस्ट्रेशन को यानी कि जीएसटी को और ट्रांसपेरेंसी में लाने के लिए ये वाला पॉइंट ऐड हुआ कि नहीं भाई, जो अगर विद इन द स्टेट कर रहे हो ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरी स्टेट में सामान बेच रहे हो तो इंटीग्रेटेड जीएसटी, सरकार के पास हिसाब होना चाहिए सामान कहां कितना बिका है, कंपलसरी बनाओ, सबके लिए कंपलसरी बनाओ अगर इंटरस्टेट है तो। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आई, देखो गुड्स तक तो ठीक है,
मान लीजिए आप हेयर कटिंग सर्विसेज देते हो, आप क्या हेयर कटिंग सर्विसेज देते हो, बाल काटने की सर्विसेज, ओके। और आप कहां, नोएडा में आपकी शॉप है, नोएडा मतलब यूपी। अब हेयर कटिंग सर्विसेज में आपके पास नोएडा दिल्ली बिल्कुल चिपके चिपके, वहां से एक अमीर भाई साहब का फोन आ गया कि मेरे घर आके मेरे बाल काट दीजिए। वो गया, उसने बाल काटे, अरे बाप रे, वो तो भूल गया बॉर्डर क्रॉस नहीं करना था। मैं अच्छे भले अपना यूपी में ही बाल काट रहा था, थ्रेशोल्ड लिमिट से कम में बिना जीएसटी के अपनी लाइफ जी रहा था। मैं एक बार बाल काटने चला गया वहां पे भाई के, अरे भैया तो सारा काम खराब हो गया, मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एसी की सर्विस करने वाले मैं अपने घर में जो एसी की सर्विस है वो भाई दिल्ली से आता है, मैं नोएडा रहता हूं। अब सीधी सी बात है, वो एसी सर्विस करने वाले क्या ही कमाते हैं, देखा जाए तो उनका कमाने का सीजन ही 2-3 महीने का। लेकिन दिल्ली में उसका घर है बेचारे का, वो आके यहाँ पे सर्विसेज देने लगा कि भैया लाओ मैं आपका साफ कर देता हूँ एसी। मैंने कहा कर भाई, बहुत अच्छी बात है। ओ पता चला, अरे भैया तू तो जीएसटी के दायरे में आ गया। कह रहा भैया कैसे? मैं कहा ऐसे। तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। मैं मान लीजिए मैं कोचिंग देता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, अब मैं रहता हूँ नोएडा में, मैं गलती से किसी को जाके पढ़ा दूं दिल्ली में, मेरी खामा खा मतलब मैं 4 पैसे कमा रहा हूं, उसमें भी जीएसटी के दायरे में आ गया। तो सर्विसेज के मामले में ना थोड़ा डामाडोल हो गया मामला। गुड्स तक ठीक है, गुड्स की ट्रांजैक्शन लंबी चौड़ी करोगे आप, लेकिन सर्विसेज में तो बहुत नॉर्मल सी चीज हो जाएगी ना। एक स्टेट से दूसरी, बॉर्डर के आसपास जो लोग रहते हैं वो तो आसानी से बॉर्डर क्रॉस करेंगे और सर्विसेज देनी पड़ेगी उनको जीविका के लिए। तो इसीलिए फिर ये प्रोविजन जो है ना वो ऐड करा गया, फिर ये प्रोविजन जो है वो ऐड करा गया कि भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, ध्यान दीजिएगा, देते हो दूसरी स्टेट में जाके दे लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर वो एसी वाला भी खुश है, मैं पढ़ाने वाला भी खुश हूं, वो जो कौन था बाल काटने वाला भाई वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 20 लाख से क्रॉस करेगी ना, अगर 20 लाख या उससे ज्यादा हो जाएगी तो करवाना पड़ेगा। छोटे मोटे हो तुम इंटरस्टेट कर रहे हो, आपको सप्लाई नहीं करवानी। बराबर जी। ऐसे ही अगर इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ, ध्यान दीजिएगा ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट सिर्फ सर्विसेज के लिए है, गुड्स के लिए नहीं है, गुड्स के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स दूसरी स्टेट में जाके बेचते हो, स्पेशली मेंशन हैंडीक्राफ्ट गुड्स, तो भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। ओके हाँ, 20 लाख तक और 10 लाख तक मतलब छूट दे दी आपको कि चलो भाई हैंडीक्राफ्ट है तो जॉब को प्रमोट करें। और हैंडीक्राफ्ट मेला आप जानते हो कैसे कैसे लगता है, लोग किसी पर्टिकुलर स्टेट में हर साल कुछ ना कुछ हैंडीक्राफ्ट का मेला लगता है, अलग अलग स्टेट से लोग जाके सामान बेचते हैं, तो उसको प्रमोट करा जाता है एज अ जॉब। तो इन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, ठीक है। इसके अलावा कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना सामान बेचता है तो 20 लाख तक 10 लाख तक ही नहीं बेचना है। फ्लिपकार्ट अमेजोन वाले 20 लाख तक है तो नहीं करना है, वो बात अलग है, आज के टाइम पे सभी करवा लेते हैं। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किनको कंपलसरीली करवाना पड़ेगा, ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इंटरस्टेट सप्लाई करोगे बनवाना पड़ेगा, लेकिन एक्सेप्ट सर हमने देख लिया अभी कि आपने 2 चीजों को मना कर दिया था, टैक्सेबल सर्विसेज और हैंडीक्राफ्ट गुड्स। अगर 20 लाख तक है तो उनको जरूरत नहीं है, ठीक है। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो होते हैं, जो कभी कभी एक टैक्सेबल इवेंट में आते हैं, उनका रेगुलर का काम नहीं है, उन्हें बनवाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो हैंडीक्राफ्ट के काम में है तो 20 लाख 10 लाख तक उन्हें नहीं बनवाना पड़ेगा, अदरवाइज बनवाना पड़ेगा, ठीक है। रिवर्स चार्ज के अंदर आप आते हो, कंपलसरी नहीं बनवाना पड़ेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर हो आप, सीधी सी बात है आपको बनवाना पड़ेगा। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, बनवाना पड़ेगा। तो ये सब सिंपल से पॉइंट्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। देयर इज अ सिंपल लिस्ट। अब आपको क्या करना है दोस्तों मैं बता दूं, क्योंकि एग्जाम में यहां पर आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज बेस्ड। 22, अभी 23 और 24, बराबर। ये 3 कॉलम बनाना, इसमें प्रॉपरली अच्छे तरीके से हर एक की अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट लिखना, 5 से 6 पॉइंट जो आपने ऑब्जर्व करे सेक्शन 23 में वो लिखना, और 5 से 6 पॉइंट जो सेक्शन 24 में आपने ऑब्जर्व करे उनको अच्छे तरीके से लिखना। ये तीनों सेक्शन हो गए तो आपका पूरा का पूरा कंटेंट ये आसानी से हो जाएगा। चाहे तो कुछ न्यूमेरिकल्स जो भी आप किसी भी स्पेसिफिक बुक को फॉलो कर रहे हैं तो आप थ्रेशोल्ड लिमिट के चाहे तो क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज भूल गया मैं बतानी, इसमें एग्रीगेट टर्नओवर में जो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव है उसकी टेबल भी बना लेना। ओके, ये अभी के अभी कर लो, चाहे तो अभी के अभी कर लो, रिवीजन साथ साथ हो जाएगी और भूलोगे नहीं। सारे के सारे पॉइंट्स जो मैंने एग्जांपल के थ्रू दिए उसको अभी के अभी कर लो, ठीक है। अब आते हैं इसके बिल्कुल खड़े एकदम बोरिंग से थ्योरी वाले पार्ट पे, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो अब यहां पे अब ये दफ्तर वाला काम चल पड़ा है भाई, दफ्तर में काम कैसे हो रहा है, चलो आओ उसकी बातें करते हैं। हाँ जी, हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है,
आओ बताओ कैसे, क्या प्रोसेस है। तो कह रहे हैं कि भाई जैसे ही आप सेक्शन 22 या सेक्शन 24 के दायरे में आते हो, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करते हो, या आप पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो है वो लागू होता है, 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दीजिएगा। जो भी आप लोगों के सामने टर्म्स एंड कंडीशन बताई हुई हैं, 30 दिन के अंदर विद इन द 30 डेज ये काम कर लीजिएगा। ओके जी। उसके बाद अगर कोई टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए, कम से कम 5 दिन पहले, इसे पहले करना है, ठीक है। वहां पे 30 दिन बाद तक भी कर सकते हो, इन्हें 5 दिन पहले करना है, ठीक है। अगर आप कुछ सामान, सीधी सी बात है, अ पर्सन हैविंग SEZ यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, उन्हें सेपरेट रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आप जानते होंगे वर्ड, आपने इकोनॉमिक्स में अक्सर सुना होगा, क्रिएट करती है और वहाँ पे बिजनेस करने वालों को बहुत सारी स्पेसिफिक जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं। तो अगर आपका वहाँ पर बिजनेस है तो आपको उसके लिए सेपरेट GST नंबर बनवाना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यूपी है ये, ठीक है, यूपी स्टेट इतना बड़ा अपने आप में एक दुनिया है यूपी, अगर हम बात करें तो। और यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल नोएडा, ठीक है, नोएडा एक नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि नोएडा के एरिया में भी कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन पहले घोषित करे गए थे, अब है या नहीं आई डोंट नो, हमारा वो काम नहीं है। बहरहाल एक नॉन इकोनॉमिक जोन है। और मान लीजिए कोई और स्टेट का नाम ले लेते हैं, यहाँ पे चलो मिर्ज़ापुर ले लेते हैं ना, मिर्ज़ापुर कट्टों का कारोबार वहाँ चल रहा है, ठीक है, ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, बराबर। अब देखिए स्टेट एक ही है, लेकिन आपका एक बिजनेस नोएडा में भी चल रहा है और यहाँ पे आपका व्यापार भी चल रहा है बर्फी का, कट्टों का, ठीक है, मिर्ज़ापुर में। आपको दोनों के लिए ना अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और ये नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ओके जी। चलिए, इसके अलावा अ पर्सन सीकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट ग्रांटेड अ सिंगल रजिस्ट्रेशन, जिसका मन कर रहा है कि भाई मैं अपने हिसाब से वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूं, वो इसके अंदर आ जाएगा। नहीं, सॉरी, वॉलंटरी वाला अगला है, लेकिन कई बारी विद इन द स्टेट क्या होता है कि कई बहुत सारे बिजनेस है, लेकिन वो उसका एक सिंगल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, वो उसको मिल जाएगा, इसमें कोई स्पेशल ऐसी बात नहीं है। ओके जी। हाँ, अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन डिस्टिंक्ट पर्सन है अगर, तो उसको भी करवाना पड़ेगा। एग्जांपल देता हूं मैं, छोड़ो थ्योरी तो आप पढ़ ही लोगे। आप यूपी में हो या कहीं पर भी हो, आपके बिजनेस चलते हैं। एक बिजनेस है आपका, मान लीजिए क्लोथ्स का, ठीक है, और एक बिजनेस है मान लीजिए आपका मेडिसिन का। अब दोनों के दोनों बिल्कुल सेपरेट एंटिटी बिजनेस है, दोनों की कैटेगरी जो है ना, दोनों बिजनेस की जो कैटेगरी है वो बिल्कुल डिफरेंट इन नेचर है। तो भले ही आप ही के बिजनेस है, भले ही सेम नंबर वाले हैं, सेम पैन नंबर आप ही का लगा, भले ही सेम बंदे के, लेकिन दोनों के, क्योंकि दोनों बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है जी। चलो, तो सिंपल से पॉइंट। ये आधार वाले नंबर आ गए। आधार ऑथेंटिकेशन आजकल बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसको जस्ट आपको रीड करना है। ग्रांटेड बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब, ठीक है। हाँ, मैं बता रहा था पैन और आधार जरूरी होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। अगर नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन है जो बाहर से आया है यहाँ बिजनेस करने के लिए, उसके पास तो पैन आधार नहीं होगा ना, तो उसको उसके बिना जो अलग डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके कंट्री, उसका पासपोर्ट, उसके कंट्री का जो ID कार्ड होता है, उसके आधार पर उसको मिल जाएगा। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ठीक है। बहरहाल हाँ, ये देखिए, ये प्रोसीजर है। आपने अभी ध्यान दीजिएगा, मैं एक चीज़ आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। GST में खास तौर पे हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, सेक्शन। जैसे अभी सेक्शन 25 हम पढ़ रहे थे कि भाई अगर आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना है तो ये काम करने पड़ेंगे, बराबर। सेक्शंस में ना प्रोविजंस लिखे होते हैं कि ये नियम लागू होंगे, लेकिन बेसिकली जो रूल्स होते हैं ना, जैसे इसके लिए रूल 8 अभी हमें पढ़ना है, अभी इसमें प्रोसेस होता है या आप कह लीजिए प्रोसीजर होता है। तो कब कब हमें GST रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, कैसे करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, वो सेक्शन 25 में लिखा था। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई होगा कैसे, काम कैसे होगा, तो वो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन रूल 8 इसके आधार पर होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आप, सीधी सी बात है, सबसे पहले आप GST,
अपने सारी डिटेल जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 इस फॉर्म में जो है अपनी डिटेल भरते हैं और उसको सबमिट करते हैं। इसमें पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये आपकी स्पेसिफिक डिटेल जो है आपकी एप्लीकेबल होती है। हालांकि ये नॉन टैक्सेबल पर्सन, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाले, इन पर ये वाला नियम लागू नहीं होता, इनके लिए सेपरेट प्रोसीजर है, वो भी डिटेल में आप फाइनल में पढ़ेंगे, यहां नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको जब ये पॉइंट सारे के सारे चले जाते हैं, हाँ, जब आप जमा करते हो ना, सीधी सी बात है, रजिस्ट्रेशन नंबर मैं आपको थोरोली बता रहा हूं, ये एग्जाम में लिखने को नहीं आएगा। तो उस टाइम पर आपकी जब डिटेल जाती है, डिटेल जाने के बाद आपके पास वन टाइम पासवर्ड आता है। वन टाइम पासवर्ड से वेरीफाई होने के बाद आपकी मेल आईडी पर दोबारा से एक मेल आता है और उस पे फर्दर आगे इसका पार्ट भी, इसी फॉर्म का पार्ट भी जो है वो खुल जाता है। उसमें भी जो स्पेसिफिक डिटेल होती है आपको वो भरनी पड़ती है। आधार से बायोमेट्रिक होता है, केवाईसी होती है, फोटोग्राफ आपकी लगती है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि आप जब फॉर्म भरते हो रजिस्ट्रेशन 1 का 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों आपकी प्रॉपर डिटेल भरी जाती है और आपका फॉर्म सबमिट हो गया है तो उसके बाद जब आप फाइनल पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो तो फॉर्म रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2 एज एन एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाता है कि भाई हाँ, आपका फॉर्म जमा हो गया, अब इस पर आगे कार्यवाही की जाएगी। ओके जी, डन। तो एक कार्यवाही क्या है, सीधी सी बात है, फिर सर्टिफिकेशन, अगर सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ डिटेल है, तो रजिस्ट्रेशन कौन सा वाला 06 आपको मिल जाता है डिटेल के साथ। लेकिन अगर कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, तो उसका प्रोसेस अलग रहता है, तो उसको आप जस्ट रीड करिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, मैं मेन पॉइंट पर आपको बता देता हूं। इसमें कौन सा पॉइंट था, मैंने लिखा था आपका, हाँ, सस्पेंशन वाला, कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप स्पेसिफिक टाइम पर अपना जीएसटी नहीं भरते हैं, ऑब्लिगेशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो जो प्रॉपर ऑफिसर है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जीएसटी कैंसिल भी कर सकता है या उसको सस्पेंड कर सकता है, पूरा राइट उसके पास है। तो ये उसका प्रोसेस है। कब कब कर सकता है, कैसे कैसे कर सकता है, और करके सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। उसके लिए वो क्या प्रोसेस फॉलो करेगा, रूल 21, सीधी सी बात है, आपको क्या नाम है, प्रोसेस जो है वो फॉलो, सॉरी माफ करना, रूल 22, इसमें आपका जो नोटिस है रजिस्ट्रेशन 17 में जाएगा, शोकॉज नोटिस 18 में आएगा। तो ये मैंने आपके हाईलाइट करे हुए, इनको रीड करिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रजिस्ट्रेशन पढ़ लेना। फिर भी रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो हमारा सेक्शन 22 है, सेक्शन 23 है और सेक्शन 24 है, ये आप अच्छे तरीके से करिएगा और 25 की रीडिंग कर लेना। दैट विल बी एनफ फॉर द रजिस्ट्रेशन एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बराबर, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगले वाले पार्ट में हम जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला टॉपिक रह गया है उसको दोस्तों करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।